मान लीजिए जो लोग भी आज हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह सोकर उठते हैं और आपको अखबार से पता चलता है कि आपकी भाषा, आपकी संस्कृति और आपके शहर के बीचों बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई है। बाप रे। जिस पड़ोसी के साथ आप पीढ़ियों से त्योहार मनाते आ रहे थे ना, अब वो एक अलग प्रशासनिक हिस्से का नागरिक है और आप अलग। कोई भौतिक दीवार नहीं है, लेकिन नक्शे पर खींची गई एक लकीर ने आपकी पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी डिस्टोपियन फिल्म का कोई सीन हो। बिल्कुल, लेकिन 1905 के बंगाल में ठीक ऐसा ही हुआ था। और यही वो बिंदु है जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेती है। आज हम जिन पन्नों को पलटने वाले हैं ना, वो हमें उसी दौर में ले जाएंगे। हाँ, हमारे पास लूसेंट ऑडियो बुक के नोट्स हैं और आज के इस गहन विश्लेषण का विषय है 1905 का बंगभंग आंदोलन, जिसे हम बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। सही कहा। और देखिए, आज हमारा मकसद केवल 1905 की तारीखों या घटनाओं की कोई सूची पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो किताबों में मिल ही जाता है। हम असल में ये डिकोड करना चाहते हैं कि कैसे एक विदेशी सरकार के एक प्रशासनिक आदेश ने पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का ऐसा ज्वालामुखी फोड़ दिया जिसकी आज से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दरकने लगी। हम समझेंगे कि स्वदेशी का विचार एक राजनीतिक हथियार कैसे बना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सत्ता और जनता के बीच के इस मनोवैज्ञानिक टकराव के पीछे असली मैकेनिज्म क्या था। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। तो सीधे 1905 में चलते हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने बंगाल के विभाजन का फैसला आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। हाँ, बंग यानी बंगाल और भंग यानी विभाजन। और लूसेंट के नोट्स बताते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से जो आधिकारिक कारण दिया गया वो क्या था, कि भाई बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। सतह पर देखने से तो ये तर्क बहुत ठोस लगता है ना। वही तो। अगर मैं एक स्केप्टिक के नजरिए से देखूं तो बंगाल उस समय वाकई बहुत बड़ा था। आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब मिलाकर एक प्रांत था। तो इतने बड़े इलाके को 2 हिस्सों में बांटना तार्किक क्यों नहीं लगता? इसे तुरंत एक गहरी साजिश क्यों मान लिया गया? देखिए, यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि अगर हम इस विभाजन की जनसांख्यिकीय मेरा मतलब है डेमोग्राफिक रेखाओं को ध्यान से देखें तो असली मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा। कर्जन ने बंगाल को सिर्फ पूर्व और पश्चिम में नहीं बांटा था, उसने इसे हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांटा। पूर्वी बंगाल और असम का जो नया हिस्सा बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई, वो मुस्लिम बहुल था, और पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी, वो हिंदू बहुल था। समझ गया। मतलब ये वैसा ही है जैसे कोई चालाक मैनेजर एक बेहद सफल और एकजुट टीम को सिर्फ इसलिए अलग अलग विभागों में बांट दे क्योंकि वो उनकी बढ़ती ताकत से डरता है। बिल्कुल सटीक कॉर्पोरेट एनालॉजी है ये, है ना? वो उन 2 लोगों को अलग कर देता है जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं और बहाना ये बनाता है कि इससे काम करने में आसानी होगी। एकदम सही। और कर्जन के मामले में वो जो यूनियन थी वो की बंगाल की उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना। उस समय कलकत्ता पूरे भारत में बौद्धिक विचारों और राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र बन चुका था। कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। तो कर्जन ने अपने अधिकारियों को लिखे पत्रों में ये साफ किया था कि कलकत्ता ब्रिटिश राज के लिए खतरा है। तो जनसांख्यिकी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। फूट डालो और राज करो, ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में उलझे रहें। हाँ, और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए कभी एक साथ न आ सकें। यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। कर्जन ने नक्शे पर एक रेखा खींच दी, लेकिन क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा थी या ये सीधे तौर पर लोगों की मनोवैज्ञानिक एकता पर हमला था? जो लोग आज के डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां हम बस एक ऐप डिलीट करके या सोशल मीडिया पर ब्रांड बॉयकॉट करके अपना विरोध जताते हैं, वे शायद सोचें कि उस दौर में जब ना इंटरनेट था न फोन, तो सड़कों पर इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। लूसेंट के नोट्स बताते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। 16 अक्टूबर 1905 का वो दृश्य भारतीय इतिहास में सच में अभूतपूर्व है। पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब कोई आम राजनीतिक धरना नहीं था? बिल्कुल नहीं। लोगों ने उस दिन अपने घरों में चूल्हे तक नहीं जलाए। इसे अरंधन कहा गया। लाखों लोग नंगे पैर सड़कों पर निकल आए, गंगा में स्नान किया। बाप रे। और कलकत्ता की सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए विशाल जुलूस निकाले गए।
ये इस बात का सबूत था कि कर्जन ने जिस एकता को तोड़ने के लिए लकीर खींची थी, हाँ, उस लकीर ने लोगों को और ज्यादा मजबूती से एक कर दिया था। और इसी गुस्से से एक ऐसी दिशा निकली जिसने इतिहास बदल दिया, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार। लूसेंट के नोट्स के अनुसार इस विरोध ने सीधे तौर पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को जन्म दिया। बिल्कुल। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इस सब का क्या मतलब है? विदेशी कपड़ों की होली जलाना बहुत ही दृश्य और शक्तिशाली प्रतीक है, पर क्या ये सिर्फ गुस्सा था, या पहली बार आर्थिक बहिष्कार को इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी। ये अंग्रेजों की आर्थिक कमर तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति थी। एक तरह की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल। ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उनकी अर्थव्यवस्था थी। उस समय की सप्लाई चेन को समझिए। अंग्रेज भारत से कपास और कच्चा माल बेहद सस्ते दामों पर ब्रिटेन भेजते थे। वहां मैनचेस्टर और लैंकाशायर की मिलों में उस कपास से कपड़ा बनता था, और फिर वही कपड़ा वापस भारत लाकर बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता था। भारत तो उनके लिए एक कैप्टिव मार्केट था। सही कहा। तो जब भारतीयों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तो उन्होंने सीधे मैनचेस्टर की मिलों के मुनाफे पर हथौड़ा मार दिया। ये बहिष्कार केवल कपड़ों तक सीमित नहीं था, और भी चीजों का हुआ। हाँ, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया। पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को भगवान को चढ़ाने से इनकार कर दिया। लोगों ने लिवरपूल से आने वाले नमक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे आम आदमी के फैसलों ने कि वो कौन सा नमक खाएगा, इतने बड़े साम्राज्य की आर्थिक नींव हिला दी। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक समस्या भी तो है। अगर आप विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे हैं तो पहनने के लिए कुछ तो चाहिए ना। और यहीं स्वदेशी आंदोलन का दूसरा और सबसे रचनात्मक पहलू सामने आता है, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। बहिष्कार एक नकारात्मक कदम था, लेकिन स्वदेशी खुद को खड़ा करने के लिए एक सकारात्मक कदम था। अच्छा, ये बैंक और बीमा कंपनियां भी खुलने लगी। लूसेंट के नोट्स में इसका जिक्र है। मतलब ये पूरी अर्थव्यवस्था को बाईपास करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की पहली बड़ी घोषणा थी। लेकिन लूसेंट के नोट्स बताते हैं कि ये बाईपास सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। हाँ। लोगों ने अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया। हाँ। मुझे ये दिलचस्प लगता है क्योंकि शिक्षा कोई कपड़ा या नमक नहीं है जिसे आपने तुरंत बदल लिया। एक पूरा समानांतर शिक्षा तंत्र खड़ा करना, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि भारतीय नेता समझ चुके थे कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का असली उद्देश्य क्या था। ऐसे क्लर्क तैयार करना जो ब्रिटिश प्रशासन चलाएं। बिल्कुल। जो रंग रूप में भारतीय हों लेकिन सोच और वफादारी में ब्रिटिश। तो नेताओं ने महसूस किया कि जब तक युवाओं का दिमाग विदेशी नियंत्रण में रहेगा, सच्चा स्वदेशी समाज नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए जहां शिक्षा स्थानीय भाषाओं में दी जाती थी। ये अंग्रेजों के बौद्धिक उपनिवेशवाद पर एक सीधा प्रहार था। और इस पूरे जन आंदोलन को दिशा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे प्रमुख नेता उभर रहे थे। हाँ। लेकिन ये सिर्फ नेताओं का आंदोलन नहीं था। लूसेंट के नोट्स में एक अहम बात है कि यह पहला व्यापक जन आंदोलन था। इसमें छात्रों और महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। ये इस आंदोलन का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। 1905 से पहले की राजनीति तो सिर्फ याचिकाएं दायर करने और प्रार्थना पत्र लिखने तक सीमित थी। हाँ, जो बौद्धिक बैठकों में होती थी। पर स्वदेशी आंदोलन ने राजनीति को आम घरों की चौखट के पार पहुंचा दिया। महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व थी। जो महिलाएं सदियों से घरों के अंदर थीं, वो सड़कों पर उतरीं। विदेशी दुकानों के सामने मोर्चे लगाएं। हाँ, और जब घर की महिलाएं और छात्र ये तय कर लें कि वे सत्ता के नियम नहीं मानेंगे, तो कोई भी सेना उस विद्रोह को कैसे दबा सकती है? ये बहुत शक्तिशाली चित्र है। और जब हम भावनाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका याद आ रही है। ओह, वो तो इस आंदोलन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कर्जन ने नक्शे पर एक लकीर खींची थी, लेकिन टैगोर ने इसका जवाब किसी राजनीतिक भाषण से नहीं, एक बेहद गहरे सांस्कृतिक प्रतीक से दिया। उन्होंने राखी बंधन आंदोलन चलाया। बिल्कुल। सोचिए, रक्षाबंधन का धागा जो भाई बहन का प्रतीक है, उसे दो धर्मों को जोड़ने का हथियार बना दिया गया।
क्या एक साधारण से धागे ने वाकई ब्रिटिश साम्राज्य की बांटो और राज करो की इतनी बड़ी नीति को चुनौती दी थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अंग्रेजों के पास प्रशासन था, कानून थे, बंदूकें थीं, पर टैगोर ने जिस सांस्कृतिक हथियार का इस्तेमाल किया उसका जवाब किसी भी ब्रिटिश मैनुअल में नहीं था। हिंदू और मुसलमानों ने सड़कों पर एक दूसरे को राखी बांधी। ये संदेश देने के लिए कि कोई लकीर हमें नहीं बांट सकती। हाँ, ये ब्रिटिश अहंकार पर एक करारा तमाचा था। राखी के उस धागे ने पूरे बंगाल को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक ढाल दे दी थी जिसे कर्जन भेद नहीं सका। मतलब सांस्कृतिक प्रतीकों ने राजनीतिक प्रतिरोध को एक भावनात्मक गहराई दी। बिल्कुल। तो अब परिणामों पर आते हैं। नोट्स बताते हैं कि राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, कांग्रेस अधिक सक्रिय हुई और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। और फिर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, 1911 का साल। जी हाँ। जनता के भारी विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। मतलब ये तरकीब काम कर गई। 1905 में कर्जन ने जो किया, 1911 में अंग्रेजों को उसका अंडू बटन दबाना पड़ा। सही कहा। लेकिन क्या तब तक राष्ट्रवाद का जिन बोतल से बाहर आ चुका था, या अंग्रेजों की ये रणनीतिक जीत थी कि चलो गलती मान लो और मामला शांत कर दो? मैं कहूंगी कि कागजों पर भले ही उन्होंने स्थिति वापस पुरानी कर दी हो, लेकिन वास्तविकता में ये ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत बड़ी हार थी। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भारतीय जनता के विरोध के सामने झुकने को मजबूर हो गया था। स्वदेशी का जिन सच में बोतल से बाहर आ चुका था। लोगों ने अपनी सामूहिक शक्ति का स्वाद चख लिया था। हाँ, उन्हें समझ आ गया था कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो अंग्रेजों को उनकी जगह दिखा सकते हैं। बिल्कुल। बंगाल विभाजन तो रद्द हो गया, लेकिन भारतीयों के मन में आजादी का जो बीज बोया गया था उसे कभी रद्द नहीं किया जा सका। ये बहुत बड़ा सबक है। कर्जन का वो फैसला जो उसने भारत की एकता को तोड़ने के लिए लिया था, वही फैसला अनजाने में भारत को एक सूत्र में बांधने का कारण बन गया। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो 1905 का ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, इसने भविष्य के सभी बड़े आंदोलनों के लिए स्वदेशी और बहिष्कार का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। आगे चलकर महात्मा गांधी ने जिन अस्त्रों का इस्तेमाल किया, उनकी टेस्टिंग यहीं हो चुकी थी। सही बात है। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब सत्ता में बैठे लोग जनता की भावनाओं से कटकर फैसले लेते हैं, तो परिणाम उनकी कल्पना से परे होते हैं। बिल्कुल। इतिहास मानवीय भावनाओं के टकराव की ही कहानी है। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, वे इस एक विचार पर थोड़ा चिंतन करें। लुसेंट के स्रोत सामग्री से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय चेतना जगाई। हाँ। ताकि ये आग कई और दशक लग जाते। क्या अनजाने में ही सही कर्जन ने भारतीय स्वतंत्रता की गति को तेज कर दिया था?